चलिए अगेन रिपीट। अब यहां पर दो पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। बच्चों एज अ कंप्लेनेंट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट के रूप में कंप्लेंट फाइल कर सकती है, राइट। जैसे मान लीजिए कि टीवी में कोई एड आया, अभी पढ़ेंगे फ्यूचर में, एड आता है और वो एड गलत है, मतलब वो लोगों को मूर्ख बना रहा है, एक फ्रॉड या स्कीम है। तो ऐसे वक्त पे अब वो एड आ रहा है, उससे लोग ठगे जा सकते हैं। तो यहां पर अब कंप्लेन कौन करे? तो यहां पर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी उस कंपनी या इंडोर्समेंट जिसने भी उसको एड को लॉन्च किया है उसके अगेंस्ट खुद गवर्नमेंट भी कंप्लेन फाइल कर सकती है। क्लियर? अगर क्या होता है बच्चों, हमारे इंडिया में होता क्या है कि जब हम ठगा जाते हैं ना तब हम एक्शन लेते हैं। तो हम क्यों चाहें कि लोग ठगाएं? तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भ्रामक विज्ञापन है, कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है। और वह भी अभी हम पढ़ेंगे, इसके लिए बहुत सारे कमीशन बनाए गए हैं, वहां पर गवर्नमेंट भी कंप्लेन फाइल कर सकती है। तो क्वेश्चन इज दैट कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 कंप्लेन में कौन इंक्लूड नहीं है? तो बच्चों ये आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। तो कौन इंक्लूड नहीं है? तो ध्यान रखना, कोई इंडिविजुअल कंप्लेन नहीं कर सकता, अगर वो कंज्यूमर है तो ही कर पाएगा, ध्यान रखेंगे, राइट। हाँ, कोई कंज्यूमर का फोरम है, कोई संघ है, कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक से अधिक कंज्यूमर हो सकते हैं बिल्कुल। और अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई तो उसका लीगल सक्सेशन, और अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके बिहाफ पर उसके पेरेंट्स या कोई भी जो उसका लीगल कंज्यूमर है। और एक चीज और है जो आपको मैं सेक्शन 10 में पढ़ाऊंगा, वो है सेंट्रल अथॉरिटी या केंद्रीय प्राधिकरण। अभी इसको आप देख लीजिए, अभी हम आज ही पढ़ेंगे सेक्शन 10, इसे हम वहां डिफाइन कीजिए। इज इट क्लियर? तो परिवादी कौन होगा, आई थिंक आप सबको समझ आ गया, ठीक है। तो कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सर कंप्लेन क्या है, परिवाद क्या है, ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये है ना, आप भी जानते हैं, ठीक है। परिवाद ये आपका कंप्लेन के बारे में बता रहा है, ठीक है। ठीक है, कंप्लेंट क्या है? तो कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडिंग बाय और अंडर दिस एक्ट दैट। मतलब जो परिवाद होता है, जो कंप्लेन होता है, वो रिटर्न में होगा और वहां पर रिलीफ या रिमेडीज की हम मांग करते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप ने चीट किया मेरे साथ, तो ऑब्वियसली कि मैं अपने कंप्लेन में इस फाइल करूंगा कि सर मुझे इतना नुकसान हुआ है, और वो नुकसान साथ में वो रिमेडीज के रूप में तो आएगा ही आएगा, साथ में पेनल्टी के रूप में भी वो आता है बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ पर परिवार का मीनिंग ये है। अब कंप्लेन किस बिहाफ पे होता है, कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर हम कंप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है हमारे साथ? तो मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं और वस्तु आपको कम तौल के देता है, सिंपल लॉजिक है। एक जनरल आदमी के साथ ये चीजें हो सकती है कि मैं किसी वस्तु को खरीदा और मालूम चला कि जो उसने तौल किया है वो तौल में क्या है, कम, चीटिंग है मेरे साथ, ठीक है। मैंने कोई वस्तु खरीदी और वो वस्तु की जो क्वालिटी थी, जो भी पैरामीटर से, वो वैसा नहीं निकला, इट्स चीटिंग, फॉर मेरे लिए चीटिंग है। कोई भी इलीगल या कोई भी ऐसा बिहेवियर या कोई भी ऐसा व्यापार जो पहले से ही प्रतिबंधित है। जैसे बच्चों को याद होगा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप बेच नहीं सकते, जैसे कि कैरोसिन है ना। तो कुछ चीजों को पहले से ही गवर्नमेंट ने रख रखा हुआ रेस्ट्रिक्शन में। कोई व्यक्ति ऐसा व्यापार करता है, गलत तरीके से व्यापार करता है, आपको कम तौल के देता है, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड का नहीं है, अगर वस्तु है तो आप बकायदा कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने सेवा यानी आपने सर्विस ली हुई है, ठीक है, और उस सर्विस में कोई कमी आती है, जैसे मैंने कहा ना मेक माई ट्रिप में गए और जो भी उसने आपको कमिटमेंट किया था वो नहीं मिला, आप बकायदा कंप्लेन करिए, ठीक है। क्लियर है? आपसे वो अगर जो एमआरपी है उससे अधिक, कई बार आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, है ना, शायद आपने ध्यान दिया होगा, तो कोल्ड ड्रिंक की एमआरपी होती 35 रुपीज, पर कई बार आपको देखा है कि आपने 40 रुपीज पे किया है। ये एक जनरल जो मेरा एग्जांपल दे रहा हूं, और ये बच्चों सरासर गलत है। एमआरपी मतलब सारे टैक्स उसमें इंक्लूड है, इवन कंपनी ठंडा करने का जो चार्ज है वो भी उसमें इंक्लूड करती है, फिर भी लोकल दुकानदार कई बार आपसे अधिक पैसा लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो उनको यहां पर घसीट सकते हैं, क्योंकि एमआरपी यानी दिए गए मूल्य से अधिक मूल्य लेने का अधिकार नहीं, अगर है तो फिर वो इसके अंतर्गत कंप्लेंट फाइल होती है। क्लियर?
कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा गुड्स जिसके उपयोग करने पर लाइफ डेंजर में आ जाए। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जो पैकेट दूध है उसमें यूरिया मिक्स हो जाता है। कई बार सुना होगा कि मैगी में आर्सेनिक, याद होगा आपको कुछ साल पहले, कुछ सुने होंगे आप लोग। तो अगर ऐसे किसी गुड्स में कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपकी लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। परिसंकट में मतलब होता है डेंजरस, ये हैजार्डस। जैसे अगर आप नगर निगम की गाड़ी में देखते होंगे, कचरे में लिखा रहता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो ऐसी चीजें होंगी तो वो यहाँ पर कंप्लेन फाइल होगी। ये आपको पूछेगा नहीं, एज अ जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। ये आपको सेक्शन के रूप में नहीं पूछेगा, क्लियर है। तो इसको याद नहीं करना है, अपने को रखना है कि भाई कंप्लेन कब हो सकता है। तो जनरली जो उसने कमिटमेंट किया वो ना हो पूरा, कम तौल के दे, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वैसा ना निकले, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है उसमें जो मेरी लाइफ के लिए क्या है डेंजर, जैसे दूध में यूरिया मिक्स कर दिया आपने, ठीक। तो ऐसी चीजों के लिए आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, राइट। तो इन चीजों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, लॉ में एक चीज जाना पड़ेगा, व्यक्ति या इंडिविजुअल कौन होता है, मतलब व्यक्ति, पर्सन। तो लॉ में पर्सन का मतलब क्या होता है ये जानना चाहिए हर एक व्यक्ति को, क्योंकि ये चीजें बार बार आएंगी, ठीक है। पर्सन, ठीक है। तो पर्सन या व्यक्ति, ये सब सेक्शन 2 चल रहा है, बता दूं मैं। आप सेक्शन 2 में हैं और आप रीड कर रहे हैं क्या, डेफिनेशन क्लॉज। तो पर्सन या व्यक्ति कौन होगा, तो कोई भी इंडिविजुअल, मैं आप व्यक्ति हैं। कोई भी फॉर्म, रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, फॉर्म मतलब है ना, कोई भी फॉर्म वो भी व्यक्ति है। कोई भी हिंदू फैमिली, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली इज ऑल्सो पर्सन। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पीपल्स, व्यक्तियों का संगम, वह भी व्यक्ति है। कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी, ये भी व्यक्ति है। एंड एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये से याद करेंगे। लॉ में इसे कहते हैं बच्चों कृत्रिम मानव, मतलब जो लीगल दृष्टिकोण में, जैसे अगर आपको याद हो तो जब अयोध्या का मामला हुआ था, अयोध्या में राम मंदिर का, तो वहां पर जो पिटिशनर थे वो रामलला खुद थे। मतलब जो रामलला की मूर्ति छोटी सी, वो खुद अपना केस लड़ रहे थे। तो लॉ की नजरों में वो भी एक पर्सन थे, पर वो लिविंग नहीं है ना, जिंदा नहीं है। तो उसे कहते हैं एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और रामलला ने अपना केस खुद लड़ा और वो जीते। तो लॉ में या कानून में आप इन्हीं भी पर्सन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पर्सन का मतलब सिर्फ लिविंग पर्सन नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। एनी फॉर्म, एनी कंपनी, सोसाइटी, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, कॉर्पोरेशंस, एसोसिएशन, ये सब भी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, याद रहेगा ये, ठीक, वेरी गुड है। मैं बताऊंगा स्टूडेंट की कौन सा सेक्शन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अभी बस मेरे को 10 मिनट दीजिए, एक बार ओवरव्यू ले दूं और ये नोट्स मैं आप सब तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर देना, हाय बाय लिखकर, तो मैं आपको भेज दूंगा। सारे नंबर नहीं होते मेरे पास। अब बच्चे यहाँ पर एक और वर्ड है, उत्पाद विनिर्माता, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों इसी पे तो ही आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर करता है, और एक होता है उत्पाद विक्रेता जो उसे बेचता है, एक जो उसे बनाता है और एक जो उसे बेचता है, और दोनों की लायबिलिटी होती है। तो दोनों को यहां पर डिफाइन किया गया। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कौन है, ध्यान रखिएगा। मोस्टली हमारी भाषा में कहें सर जो बनाता है, नहीं, देखिए जो असेंबल करता है ना, वो भी यही है। जो लेबलिंग, मतलब बनाया किसी और ने, मैंने अपना लेबल लगाया, तो मैं भी इस कैटेगरी में आ जाऊंगा। जरूरी नहीं कि मैं एकदम प्राइमरी मैन्युफैक्चरर हूं। जैसे कि एक किसान खेती करता है, खैर एग्रीकल्चर को हम यहाँ पर रखते नहीं, मान लेते हैं कि वो किसान भी प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। अब उस किसान से एक व्यक्ति ने चावल खरीदा, राइट, फिर वो मिल विल में तोड़ ताड़ेगा और फिर उसे अपनी बोरी में वो बेचेगा। तो वहां पर वो व्यक्ति जो उसे अपनी बोरी में डाल रहा है वो भी मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में आएगा, राइट। जो पॉलिश कर रहा है वो भी, जो भी उसमें लायबिलिटी शेयर करेंगे और तो सब आएंगे। जो फाइनली बेचता है वो तो सेलर है, उसको तो आप जानते हैं वो दुकानदार आदमी है। पर दुकानदार से पहले भी वो जो आपके जो माल है वो अलग अलग, जैसे आप गेहूं लिए तो गेहूं से आएगा, बच्चों को आटा बनाएगा, उसको तो आटा बनेगा तो फिर उस पर एक लेबल लगेगा। जो भी, जैसे कि नेस्ले है तो बच्चों नेस्ले टैग है, उसके अंतर्गत हजारों प्रोडक्ट्स है। तो नेस्ले ने अपना टैग दिया तो यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में वो इंक्लूड हो जाएगा।
तो अगर आप अपना मार्क देते हैं, अपना लेबल चिपकाते हैं, तो आप सब भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर अर्थात उत्पाद विनिर्माता की कैटेगरी में आएंगे। आप ये बोलकर अपनी लायबिलिटी से पीछे नहीं जा सकते कि यार इसे तो मैंने नहीं बनाया, तो लेबल क्यों लगाया, ISO हॉलमार्क क्यों लगाया, राइट। तो यहाँ पर सारे चीजों को आप कंसिडर करेंगे। क्लियर। जो असेंबल करता है, नहीं बनाया किसी और ने हो, उन सबको मैं असेंबल करके अगर प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो मैं भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हूं। क्लियर। जो उसका डिजाइन करता है, उससे रिकंस्ट्रक्ट, जैसे आजकल हम सुना होगा बच्चों, बहुत चीजें रिसाइकल होकर आती हैं, ठीक है, तो वो सब यहाँ पर कहलाते हैं क्या, प्रोडक्ट। समझ आया। उत्पाद विनिर्माता, आगे जाकर ये वर्ड आएगा तो आपको समझना है, विनिर्माता मतलब सब है, जो उसे उत्पादित कर रहा है वो, उसके किसी पार्ट को प्रोड्यूस कर रहा है वो, जो उसे असेंबल कर रहा है वो, अपना मार्क लगा रहा है, डिजाइन कर रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है, जो करना करे वो सब इसमें आएंगे। और उन सब की लायबिलिटी है, मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन 84, 85, 86 में इनकी लायबिलिटी बताई गई है कि क्या जिम्मेदारी है इनकी। हाँ, उत्पाद विक्रेता ये वो है बच्चों जो हमारे सामने आता है, आई मीन टू से जहां से उन चीजों को आप परचेज करते हैं, यानी एक दुकानदार आपकी बात है, ठीक है। ये था बच्चों आपका डेफिनेशन क्लॉज, इतना पता होना चाहिए इस एक्ट को पढ़ने। नाउ मूव ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब सीधा हम आते हैं अपने एग्जाम के लिए, वो है सेक्शन 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये है बच्चों केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, एक बार प्लीज बच्चों मेरा नंबर होगा आपके पास, तो मुझे करिए कांटेक्ट, मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा, ठीक है। एकदम परेशान नहीं होना, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, सेक्शन 3, इसको सेक्शन वाइज याद करेंगे, मतलब मैं IMP बोलूंगा, मतलब वो सेक्शन को रट्टा मार रहे हैं। सेक्शन 3 अबाउट सेंट्रल काउंसिल कहते हैं शॉर्टकट में, केंद्रीय परिषद, सेंट्रल काउंसिल। ये क्या है सर, तो ये बता दो बच्चों, ये एक एडवाइजरी काउंसिल है, इसके पास कोई जुडिशरी पावर नहीं है, न कोई इन्वेस्टिगेट करती है और ना ये इंक्वायरी करती है। तो ये क्लियर कर लें, ये कोई कोर्ट नहीं है, ये कोई कमीशन नहीं है, ये याद रखेंगे। ये एक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, ये सलाह देती है, ठीक है, जैसे लिखा होगा आप देख रहे होंगे, तो इसकी प्रकृति है सलाहकारी है, एडवाइजरी काउंसिलिंग है। फिर अगेन रिपीट, ये कोई आयोग नहीं है, ये कोई एक प्रकार का कोर्ट नहीं है, ठीक। तो ना ये इंक्वायरी कर सकती है, ना ये जांच मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और ना ही ये दंड दे सकती है, ऐसे कोई अधिकार इसके पास नहीं है। सभी बनाया क्यों है, तो बच्चों ये एडवाइजरी है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। क्या है देख लेते हैं, कौन होता है इसका अध्यक्ष। इसका हेड होता है बच्चों सेंट्रल मिनिस्टर, ठीक है। तो आप पता होगा कि उपभोक्ता मामलों का एक मंत्री होता है भारत में, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल में इस विभाग का मंत्री है वो इस काउंसिल का क्या होगा, हेड, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्टर। क्लियर है। मैं फिर कह दूं, इसका काम होता है एडवाइजरी, ये सलाहकारी होती है, ठीक। ये कोई यहां पर आप कंप्लेन फाइल नहीं करते, अभी पढ़ेंगे कंप्लेन कहां फाइल होता है, राइट। और कौन कौन मेंबर होंगे, तो शासकीय और गैर शासकीय मेंबर, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट मेंबर। संख्या कोई डिसाइड नहीं है बच्चों, मतलब है ना, कितनी भी हो सकती है। इसकी बैठक, तो ऐसी इसको याद कर लेंगे ना, फिर बोल रहा हूं बैठक, तो इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल काउंसिल एनुअल कॉन्फ्रेंस, यानी वर्ष में एक बार बैठक होनी चाहिए, ये धारा 4 कहता है। सेक्शन 4 इसकी सीटिंग है, तो कम से कम एक बार होना चाहिए। ये पूछ सकता है आपका व्यापक कि जो सेंट्रल काउंसिल है, केंद्रीय परिषद है, उसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, कम से कम एक बार। सेक्शन 4 इन विच प्लेस एंड टाइम डिसाइडेड बाय द हेड या प्रेसिडेंट, स्थान और समय का निर्धारण अध्यक्ष करता है। क्लियर। अगेन रिपीट, धारा 3 सेंट्रल काउंसिल है सर, इसका काम है सलाह देना, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो आपका सेंट्रल मिनिस्टर है इस विभाग का, कुछ अदर मेंबर्स होते हैं जिसकी संख्या निर्धारित नहीं होती है, और इसकी बैठक कम से कम साल में एक बार होनी चाहिए, धारा 4 कहती है। बैठक का स्थान और समय ये अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। सर क्या उद्देश्य है इसका, तो इसके उद्देश्य को हम डिफाइन करते हैं सेक्शन 5 में, और उद्देश्य वही बच्चों जो इस पूरे एक्ट का उद्देश्य है। क्या, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन यानी प्रमोशन, और संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन के लिए सलाह देना। अगेन रिपीट,
तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र की सरकार को ये सलाह देती है कि कैसे हम जो कंज्यूमर हैं उनके राइट्स को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? धारा 3 सेंट्रल काउंसिल, सेक्शन 4 उनकी बैठक, एंड सेक्शन 5 देयर मोटिव, राइट। और इसे ही हम लोग कॉपी करेंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, इसे हम कॉपी करेंगे स्टेट काउंसिल में। तो शुरू में 2-4 सेक्शन अपने याद करने पड़ते हैं, मजबूरी है, उसके बाद मैं आपको छाट दूंगा, ठीक है। तो और घबराइए मत, जैसे ही ये कल कंप्लीट होगा मैं आपको पूरे 2 पेज में इस पूरे एक्ट को एक साथ लिखूंगा। अब मैं खुद लिखूंगा, बट बच्चों अभी लिखूंगा तो अभी आप जानते ही नहीं ना, तभी आप क्रम से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको पूरे एक्ट को 2 पेज में समेट दूंगा। उस समय मैं लिखूंगा, सिर्फ सेक्शन लिखूंगा और कंटेंट, तो आपको पता रहेगा। बस कल तक का वेट कर लीजिए। और 40% क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हैं ना, अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो मान लीजिए कि 8 क्वेश्चन इसी एक्ट से आएगा। धारा 6 बड़ा इजी है, ये है बच्चों आपका स्टेट काउंसिल, ठीक है। ये कहाँ के लिए बना हुआ है? राज्य के लिए बना हुआ है, ठीक है। क्या काम करेगा? सेम टू सेम बच्चों, कॉपी एंड पेस्ट। इसमें थोड़ा सा एक मतलब पॉइंट याद करना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका भी एक अध्यक्ष होगा, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में इसका मंत्री होगा। बच्चों मुझे ठीक से याद नहीं है, पर आप याद रखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन मंत्री है इसका? कौन है अभी उपभोक्ता मामलों का मंत्री? खाद्य उपभोक्ता मामला अमरजीत भगत है क्या? अमर सिंह भगत, ठीक है। अमरजीत भगत सॉरी, अमरजीत भगत, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेना, क्योंकि है ना, पता होना चाहिए अपने को, है ना। ये कौन है अभी छत्तीसगढ़ में? तो यही इसके काउंसिल के क्या होंगे बच्चों? प्रमुख होंगे, ठीक है। इसमें भी शासकीय और गैर शासकीय सदस्य होंगे, जैसा स्टेट गवर्नमेंट करे। एक चीज अच्छी है, इसमें 10 या उससे कम और मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हर स्टेट काउंसिल में सेंट्रल की तरफ से भी कम से कम 10 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे। नाम निर्दिष्ट मतलब होता है नॉमिनेट, तो इसे थोड़ा सा एक बार याद कर लेंगे। और बच्चों इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सेम टू सेम। नहीं, ये सेक्शन ना, सेक्शन नहीं है इसमें। इसमें क्या किया है, सेक्शन 6 में डिफाइन कर दिया है, अलग से इसकी बैठक के लिए सेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर आएंगे सेक्शन 7 पे। बच्चों थोड़ा मुझे माफ करिए, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ी सी मजबूरी है आप लोग की, हमारी, ठीक है। सेक्शन 7 ये है बच्चों स्टेट काउंसिल का मोटिव। ये वही होगा जो ऊपर पढ़ा है आपने, तो कॉपी एंड पेस्ट, ठीक। तो 3, 4, 5, 6 और 7, तो अभी तक जो भी पढ़े इनमें से इन सेक्शंस को याद कर लीजिए। 3 में है सेंट्रल काउंसिल, 4 में है उसकी बैठक, 5 में है उसका मोटिव, 6 में स्टेट काउंसिल, 6 में डिफाइन है बैठक, और 7 में है इसका मोटिव। तो ऐसा करके क्या अपन याद कर लेते हैं। नाउ मूव ऑन डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक। तो बच्चों इसका अध्यक्ष होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस एक्ट में एक स्पेशल रोल है बच्चों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, ठीक है। और ऐसे शासकीय और गैर शासकीय सदस्य जिसकी कोई संख्या नहीं है, और यहाँ पर सेंटर सूचना होता, इसकी बैठक भी साल में कितनी बार होती है? 2 बार। तो अगेन आई रिपीट, इसका प्रमुख कौन होगा? जिला कलेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आई मीन टू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रमुख कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम कितने बार होनी चाहिए? 2 टाइम्स, 2 बार। तो सेंट्रल के लिए 1 है, बाकी के लिए 2 है। और सेक्शन 9 में इसके उद्देश्य है, ये वही मोटिव है जो आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, चेंज नहीं होता, ठीक। तो ये आपका बच्चा चैप्टर 1 है, एक्चुअल में 2 है, ठीक है। तो अपन ओवरऑल कॉपी में क्या करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं हम, ठीक है, कि हाँ सब नहीं समझ आया कि सेक्शन 3 पढ़ना है 4 से लेकर 9 तक, ठीक है। ऐसा करके कॉपी में हम लिख लेते हैं ऊपर में, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये इजी है क्योंकि ये एक ही जैसे हैं। तो 3, 4, 5 आपका सेंट्रल का है,
6 और 7 आपका स्टेट का है, 8 और 9 आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसा करके कोड कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं धारा 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दिन पहले जब मैं आपको कंप्लेनेंट पढ़ा रहा था, परिवादी, कौन कंप्लेन कर सकता है, तो वहां पर एक वर्ड आया था, ठीक बच्चों, वो था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगेन रिपीट, ये बच्चों ये अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, दैट मीन्स दे हैव एन पावर, ठीक है। यानी ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी बच्चों एक मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन टाइप का है, पर ये सलाहकारी नहीं है, इसके पास पावर है, ठीक है। और इस पूरे एक्ट में यही एक नया प्रोविजन है। जो पहले जो एक्ट था 86 का, उसमें ये चीजें नहीं थी, उसमें डायरेक्ट था आपके पास कोर्ट जाने का ऑप्शन, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे और सेंट्रल पे। तो जो कोर्ट हम तब जाते हैं जब हमारे साथ गलत हो जाता है। तो क्या आप वेट करते हैं कि गलत हो? नहीं ना। तो गवर्नमेंट की भी कुछ एक लायबिलिटी है कि कुछ ऐसा प्राधिकरण, एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो इस प्रकार की जो गलत व्यापार है उनको रोक सके। तो उसी के लिए आपने बना रखा है क्या, ये सेंट्रल, फिर अगेन रिपीट, ये अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब इनके पास पावर है। हाँ बच्चों, पर ये सेंट्रल अथॉरिटी है ना, ये करता क्या है सर, आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। धारा 10 सेंट्रल अथॉरिटी, ये करता क्या है, तो मैं इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है, ना लिखना है, ठीक। इस पूरे एक्ट में, इस पूरे एक्ट का की पॉइंट है बच्चों, क्या, कि जो कंज्यूमर हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको इन्फोर्स करना। अगेन रिपीट हिंदी में, यानी उपभोक्ताओं के अधिकारों को संवर्धित करना, यानी प्रमोट करना, जैसे विज्ञापन लगाए जाते हैं, जागो ग्राहक जागो, इस प्रकार के, है ना। प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए आप आगे भी पढ़ेंगे। और एक होता है बच्चों इन्फोर्स, यानी इन्फोर्स मतलब प्रवर्तन करना, उनको लागू करना, ठीक है, कड़ाई से, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। सर ये करेगा कैसे, अभी आते हैं धीरे धीरे, इसके पास बहुत सारे पावर है, ठीक है। और हाँ बच्चों एक चीज और जो इस पूरे एक्ट का की पॉइंट, एक और, कंज्यूमर तो खैर है ही हमारे प्रायोरिटी में, मैंने कहा बच्चों वो फॉल्स एड, वो जो टीवी में या जो न्यूज़पेपर में गलत विज्ञापन आते हैं, है ना, 2 महीने में पैसे डबल। ऐसे आपको इंटरनेट में भी, आपके मोबाइल में भी ऐसे उटपटांग से मैसेज बहुत आते हैं, ध्यान दिया होगा आपने, टीवी में आते हैं, जोखिम का विषय है, न्यूज़पेपर में छपते हैं। बच्चों ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो सीधा पब्लिक को ठगने के लिए बनाए गए। तो क्या गवर्नमेंट वेट करे कि नहीं ये एड लग गया है, तो भाई उससे बेटर कि जो भी उसे उस एड को रिलीज किया, जो भी है, कम से कम उस पर कड़ाई की जाए, ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए, और हो सके तो उससे पनिश भी किया जाए, और उसको बोला जाए कि तू फिर से एक विज्ञापन जारी कर और लिख कि मैंने जो जारी किया तो क्या है आपका गलत। जैसे चिट फंड घोटाला है, ऐसे बहुत सारे मामले आप देख सकते हैं जहां पर कंज्यूमर को ठगा गया है। तो सेंट्रल अथॉरिटी का काम ये भी है कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए, जो गलत बिहेवियर है उस पर रोका जाए, तो ये भी उसके काम है। तो इस एक्ट में ये लाइन बड़ा मजेदार है, मिथ्या एवं भ्रामक विज्ञापन, यानी फॉल्स एंड क्या बोलना चाहिए, हाँ फॉल्स ही अलग होगा, फॉल्स एंड फ्रॉड। फ्रॉड, या हाँ फ्रॉड तो हो गई, ठीक है। तो ऐसी चीजों को भी रोकना है हमको। अब बाकी जो आपकी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है वो तो ये करेगा ही करेगा। तो यही इसका उद्देश्य है, जो पूरे एक्ट का उद्देश्य है। बस बच्चे ये कोई कमीशन नहीं है, आई मीन टू से, ये कैसे बताऊं आपको मैं, मतलब जुडिशरी पावर नहीं है इसके पास, ठीक है। थोड़ा बहुत है, फुल जुडिशरी नहीं है, ठीक है। मतलब एक न्यायालय की तरह इसके पास अधिकार नहीं होते, ठीक है। बस ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। कौन होगा सर इसका मेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है। तो बच्चों इसमें होगा एक मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर, और एक होंगे अन्य आयुक्त, अदर कमिश्नर्स, एंड दे आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर हेड ऑफिस इन द एनसीआर ऑफ दिल्ली। अब बच्चों ऑब्वियसली कि अगर ये सेंट्रल है, इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, दिल्ली में। दिल्ली को अब एनसीआर कहते हैं, पूरा नाम बोलेंगे, ठीक है। तो एक होगा इसमें आयुक्त, कमिश्नर, और एक होगा बच्चों अदर कमिश्नर। इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगे, ठीक। तो सेंट्रल अथॉरिटी सेक्शन 10 10 होगा,
काम देखते हैं और भी कौन कौन मेंबर होंगे इसमें। एक होगा मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर, और सब के सब नियुक्त होते हैं बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, तो ये तो कोई गधा ही बता देगा कि दिल्ली में होगा, ठीक है। ये उपभोक्ता को परिभाषित किया है मैंने, है ना, कट पेस्ट लाया था, ठीक है। तो धारा 10 तक क्लियर हो गया आपको चीजें। अब सेंट्रल अथॉरिटी करती क्या है, क्या उसके पास पावर है, ये हमको देखना है स्टूडेंट, है ना। एक सेकंड देंगे ना, मैं एक और आपके लिए अपलोड कर दूं। थोड़ी समय कम है इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको पूरा लिख लिख के पढ़ाता इसको। जस्ट सेकंड देंगे, तब तक आप लोग इसको, ये नोट्स मैं पहुंचा दूंगा आप तक, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट में नहीं है तो ना, नंबर तो होगा मेरा, ठीक है, तो मुझे भेज देंगे सर मुझे चाहिए नोट्स करके, तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने बहुत लोगों को पहुंचा दिया है। तुम लोग समझ आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो लिखता हूँ, तुम दिखते ही नहीं। तो बढ़ जाएगा, एक बार रुकेंगे स्टूडेंट। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे करके याद करते हैं उसको, ठीक है, याद हो जाता है। एक्सक्यूज मी बच्चों, एक मिनट देंगे बस, जस्ट सेकंड। आपको दिख रहा है स्क्रीन स्टूडेंट, विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। चलिए, है ना। हाँ, सेक्शन 11 दिख रहा है आप लोग को? चलिए फाइन, थोड़ा फास्ट फास्ट देखते हैं बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा काम का नहीं है हमारे, ठीक है। ठीक है। 11 वो क्या उनका पेमेंट होगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट से करती है। सेक्शन 14, है ना, ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है बच्चों। मैंने पहले कहा ना, इसका काम है गलत जो व्यापार हो रहे हैं, जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, उसे रोकना इसका काम है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है वो है बच्चों सेक्शन 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है बच्चों इसका इन्वेस्टिगेशन विंग, यानी सेंट्रल अथॉरिटी के पास
इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी एक विंग है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इन्वेस्टिगेट करता है कि बच्चों, उसके लिए अलग से इस एक्ट में लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर लिखा है बच्चों महानिदेशक, दिख रहा है आपको? हाँ, तो वही बोल रहा हूं, लिखना नहीं पड़ेगा। ये रहा महानिदेशक, इसे कहते हैं अंग्रेजी में डायरेक्टर जनरल। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी काम कर सकते हैं, और इससे नियुक्त करता है एसएमपी। ये बच्चे बता दूं, वो जो चीफ कमिश्नर था वो अलग है, वो तो हेड है अथॉरिटी का, पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी एक विंग है, और उस विंग का हेड होता है डायरेक्टर जनरल, और इसके अंडर में बहुत सारे और भी जनरल होते हैं, जैसे कि अपर, देख रहे आपको। तो धारा 15 में बताया गया है इसका इन्वेस्टिगेशन विंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी है कि वो चीजों की जांच नहीं बच्चों, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। आपको समझा दूं, जांच या इंक्वायरी अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन अलग है, ठीक है। थोड़ा बता दूं इसके बारे में कानून की जानकारी। जो जांच शब्द है, या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंक्वायरी, ये अलग चीज है। जैसे मान लीजिए कि पुलिस है, पुलिस जो करती है बच्चों उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, है ना। पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है और सारे डॉक्यूमेंट्स को, फैक्ट को कोर्ट में जमा करती है, फिर कोर्ट में जो जज है वो उसे करता है जांच। समझ आया? उसे कहते हैं इंक्वायरी, ठीक। और एक होता है इन्वेस्टिगेशन। तो इस अथॉरिटी के पास इन्वेस्टिगेट करने का पावर है, और इसके लिए बकायदा उसका एक विंग है जिसके हेड को आप कहते हैं डायरेक्टर जनरल, राइट। और देखो जी, सेंट्रल में काम करता है, दिल्ली में, सही है। माना कि दिल्ली में जो सेंट्रल अथॉरिटी है उससे कहीं से खबर मिलती है, न्यूज़पेपर से या मीडिया के माध्यम से, और खबर ये मिलती है कि देश के किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पर कुछ गलत हो रहा है, एनीथिंग है। अब बच्चों वहां से उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी तो टाइम लगेगा, इसलिए इस एक्ट में एक स्पेशल रोल में है कलेक्टर, एक आईएएस कलेक्टर। क्यों बच्चों? कलेक्टर हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, है ना। तो धारा 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि कोई कंप्लेन यानी कोई शिकायत मिलती है, किसको? सेंट्रल अथॉरिटी को, ठीक है। तो वो अपने निर्देश यानी वो डायरेक्शन देगा टू इन्वेस्टिगेट दोस केस टू कलेक्टर, यानी कलेक्टर के पास शक्ति होती है कि वह अपने ज्यूरिडिक्शन में यानी अपने जिले के भीतर वो मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो यहां पर कलेक्टर एक स्पेशल रोल में होता है, क्लियर। तो इस एक्ट में कलेक्टर एक स्पेशल रोल में है बच्चों। मान लीजिए, तो अगर सेंट्रल अथॉरिटी को लगता है कि लोकल लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो उस जिले के कलेक्टर को उसके लिए ऑथराइज कर सकता है, क्लियर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी इन्वेस्टिगेट या इंक्वायरी कर सकता है अपने जिले के स्तर पर, या अगर सेंट्रल अथॉरिटी को लगता है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन विंग से खुद भी कर सकती है। पर इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा भारत है, संभव नहीं कि दिल्ली से वो हर बार इन्वेस्टिगेशन की टीम आ पाए, इसलिए कलेक्टर को भी इस एक्ट में सेक्शन 16 में एक स्पेशल रोल में रखा गया। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर है टू इन्वेस्टिगेट एंड टू इंक्वायरी, वो जांच भी कर सकता है, वो कलेक्टर है, बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो हो सकता है कि वो अपने किसी सब ऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेट कर लगा दे, और जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसकी वो जांच कर ले, ठीक है। इसलिए यहां पर अगर हिंदी में पढ़े आप तो लिखा है जांच एवं अन्वेषण करेगा, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, क्लियर है। तो धारा 16 अब तक के जितने भी सेक्शन आए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। डाउट मैं आप लोगों को कल ले लूंगा, ठीक है, अब घबराए मत, और थोड़ा ध्यान रखें, मैं इसलिए स्पीड बोल रहा हूं क्योंकि संडे को एग्जाम है, और इसे आपको मेरे साथ साथ एक बार और पढ़ना पड़ेगा, तो फिर सारे सेक्शन याद हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, भागे मत। हाँ बच्चों, 17, अगर बच्चों को बच्चों ये उपभोक्ता वाली बात नहीं है, ठीक है। सेक्शन 89 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बच्चों केंद्रीय प्राधिकरण यानी जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पावर एंड फंक्शन है,
उसके कृत्य को डिफाइन करता है। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखें बच्चों ना, थोड़ा कठिन है ये, है ना। फंक्शन एंड पावर एंड फंक्शन, ठीक है। मतलब यहां पर ये बता रहा है स्टूडेंट कि क्या कर सकती है कौन, ये सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, तो एक तो हम जान गए सर कि ये जांच और इन्वेस्टिगेट कर सकती है ना? सही है। उपभोक्ताओं में जागरूकता, अवेयरनेस के लिए काम कर सकती है, जैसे प्रोपोगेट करना है, बातें करनी है, ये इसके बेसिकली काम होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो गलत विज्ञापन जारी होते हैं, है ना, उसको रोक लगाई जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा। देखो, जो कंज्यूमर के साथ चीटिंग हुआ है उसके लिए कमीशन है। ठीक है, इसका मेन काम होता है कि धोखा होने से पहले अगर हम चीजों को रोक पाए तो बेटर है। ठीक, क्योंकि पहले के एक्ट में ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं थी। सीधा मार्केट में एक कंज्यूमर है और एक मैन्युफैक्चरर और सेलर है। धोखा होता था तो कंज्यूमर जाता था कहाँ, फोरम में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट फोरम थे, लाखों करोड़ों केस पेंडिंग थे। तो हमने ये देखा कि इतने सारे केस पेंडिंग है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मोस्टली जो कंज्यूमर होता था वो जाना चाहते नहीं। हम और आप जो बच्चों, हमारी जो मेंटेलिटी है, हम लोग कोर्ट से दूर भागते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। अभी आप पढ़ेंगे यहाँ पर हर एक प्रोसीजर के लिए डेज है यहाँ पर। मतलब कितने दिन में सुनवाई होनी चाहिए, कितने दिन में अपील होगा, हर चीज इस एक्ट में लिखा है। तो मैं ये नहीं कहता कि फास्ट ट्रैक है, बट एक ड्यूरेशन है यहाँ पर। ये नहीं कि 10 साल तक केस चलेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको 3 मंथ to 5 मंथ। आई मीन टू से, अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो 3 महीने, अधिकतम जो हो सकता है कितने महीने, 5 महीने में उस पर फाइनल डिसीजन आ जाता है। तो इससे फायदा ये होता है कि लोग जाने लगे हैं ऐसे फंक्शन। ठीक है, तो ये नहीं सर 10 साल लगेगा। तो इसका उद्देश्य ये भी था कि जो लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है फोरम में, उनको निपटाया जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर चीज प्रॉपर वे में हो। और सबसे बड़ी बात है कि चीटिंग होने से पहले हम चीजों को रोक पाए। तो उसके लिए आपने बना रखा है क्या, सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, क्लियर। तो ये इसके काम है। तो धारा 18 देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे आप कंप्लेन करते हैं, कहा, केंद्रीय प्राधिकरण में। ठीक है, मतलब कैसे, देखिए बच्चों, या तो किसी ने शिकायत की है, या जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसे खुद वो क्या शिकायत मिल गई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्शन दिया। तो 3 तरीके से सेंट्रल अथॉरिटी में मामले पहुंचते हैं। पहला, कोई शिकायत कर रहा है, या खुद वो न्यूज़पेपर या उसके माध्यम से कर सकता है इटसेल्फ, या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ऐसा करने के लिए क्या देती है, डायरेक्शन। तो 3 तरीके, खुद शिकायत कर दें आप, अपनी खुद की पहल, या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलती है। ठीक है, फिर जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो उस मामले की इनिशियल इंक्वायरी, अगेन इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट दिए गए उसकी वो जांच करता है। ठीक है, और अगर उसे लगता है कि इसमें कुछ 1% 2% सच है तो इसे वो प्रोसीड करेगा, और अगर नहीं बच्चों तो यहीं पर उसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप फाइल करते हैं कंप्लेंट, कहां पर, सेंट्रल अथॉरिटी में करो, तो आप कुछ तो फैक्ट देंगे, कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो अगर सेंट्रल अथॉरिटी को लगता है कि उसमें कोई है पॉसिबिलिटीज तो वो प्रोसीड करेगा, अदरवाइज वो वहीं पर रिजेक्ट कर देगा। चलिए मान लेते हैं कि जो भी कंप्लेन या सूचना या इंफॉर्मेशन मिली है इट्स राइट, तो अब क्या होगा, तो अब सेंट्रल अथॉरिटी इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगा। ठीक, इन्वेस्टिगेशन या तो करेगा डायरेक्टर जनरल, या अभी आपने पढ़ा है जिले का कलेक्टर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, या तो डायरेक्टर जनरल करेगा, या आपने सेक्शन 16 में अभी पढ़ा है कि ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, आपका कलेक्टर। ठीक है, और ऐसे समय में जो कलेक्टर है या डायरेक्टर जनरल है वो किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है, उनसे डॉक्यूमेंट, जैसे नहीं कोर्ट करती है बच्चों,
जैसे हम लोग कोई सिविल कोर्ट जाते हैं, कोई मामला हम दायर करते हैं, तो कोर्ट बकायदा सम्मन जारी करती है, आओ भाई अपना पक्ष रखो। तो ये सब काम भी सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है। वो सॉरी कलेक्टर या आपके डायरेक्टर जनरल कर सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं, उनसे किसी डॉक्यूमेंट की मांग कर सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। धारा 20, चलो इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या कर सकती है, ये तो हुआ तरीका। अब मान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बोरिंग है बच्चों पर, कैसे करें, है ना, फूड इंस्पेक्टर है, बच्चे लोग धीरे जा रहे हैं, धैर्य रखो तो समझ। चलिए, थोड़ा फास्ट मेरी मजबूरी है ना, मैं एकदम अच्छे से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट यू नो वेरी वेल कि टाइम की थोड़ी कमी है हमारे पास। ठीक है, चलिए, जी सर। हाँ थोड़ा सा उसमें अपनी मजबूरी है। चलिए, सेक्शन 20 है, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर सकता है कौन, सेंट्रल अथॉरिटी। अब मैंने कहा ना एक बार पूरा पढ़ लीजिए, तो मैं पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू एक पेज पे कर दूंगा। पर देखिए, इन्वेस्टिगेट हो गया है ना, कलेक्टर ने किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे रिपोर्ट आती है तो क्या कर सकता है। जैसे कि किसी गुड्स के लिए, है ना, कंप्लेन किया गया था, ठीक है, और माना कि वो वस्तु जो है वो डेंजरस है, तो तुरंत ये आदेश देगी कि ऐसे वस्तु को जो डेंजरस है उसे तुरंत क्या किया जाए, नष्ट किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए। अगर ऐसी वस्तु को कोई व्यक्ति ने खरीदा है तो उसके पूरे पैसे उसको क्या वापस किया जाए। ठीक है, क्लियर है। यस सर। जैसे मैंने पैसे वैसे लग भाई, अब मैं क्रय करता हूँ, है ना, मैंने परचेस किया, आपने ठीक है वो सामान वापस बुला लिया, मंगा लिया मार्केट से, तो भाई मैंने तो खरीदा हुआ है ना, तो भाई मेरे को मेरे पैसे क्या चाहिए वापस। तो बाकायदा केंद्रीय प्राधिकरण ये जारी कर सकता है कि आप पूरे जितने भी लोगों ने ये चीजें खरीदी हैं उनके पैसे क्या करिए, आप वापस करिए। ठीक है, क्लियर। कई बार क्या होता है ना बच्चों कि हम लोग वस्तु खरीद कर यूज कर लेते हैं, तो वापस कैसे करेंगे, है ना, वो तो कंज्यूम हो गया। तो फिर ऐसे में जो भी मैंने पैसे खर्च किए हैं वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, किसको, जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है। ये कर सकती है कौन, इसलिए बच्चों इसका नाम अथॉरिटी है, दैट मीन इसके पास पावर है। और बाय द वे अगर आप इनके ऑर्डर को नहीं मानते, यदि पैसे वापस नहीं कर रहे हो आप कंज्यूमर्स के, ऐसे जो भी खतरनाक जो वस्तुएं हैं उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, तो बच्चों इसके अगेंस्ट, ठीक है, आप पर फिर पनिश किया जाएगा, फिर दंड है यहाँ पर। ठीक है, सेक्शन 20 एंड 21 के अगेंस्ट। ठीक है, अगर आप वस्तु, और यहाँ वस्तु की बात हो रही है बीच में, कि अगर आप उस वस्तु को वापस नहीं लेते या कंज्यूमर को पैसे वापस नहीं करते या ऐसे व्यापार को बंद नहीं करते, ठीक है, मत करिए, तो फिर आपके अगेंस्ट, ठीक है, फिर वो आप पर आपको पनिश किया जाएगा, जो अर्थदंड भी हो सकता है, और भी क्या आपका कारावास, जेल जाना पड़ जाएगा। इतना इजी नहीं है 20 का उल्लंघन करना। सर कहाँ पर दंड है, तो ये बहुत बाद में एक पूरा सेक्शन है दंड के लिए, ठीक है, पनिशमेंट के लिए, तो वहां पर बताऊंगा कि 20 और 21 को अगर कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर बकायदा। और हाँ, ये दंड सिर्फ पेनल्टी नहीं है, ठीक है, आपको कारावास यानी जेल भी हो सकती है। ठीक, तो केंद्रीय प्राधिकरण के पास इतना पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उसके पास ऐसे प्रूफ हैं तो बकायदा ऐसे व्यापार को जो गलत है बंद करवा सकती है। कोई ऐसा वस्तु जिसका व्यापार हुआ है जो डेंजरस है उसे वो नष्ट करा सकती है, और अगर इसके लिए कंज्यूमर्स ने पैसे दिए हैं तो उसके पैसे वापस कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसके लिए फिर आप पढ़ेंगे आगे जाके सेक्शन में, जहां पर पनिशमेंट यानी दंड का प्रावधान भी है। ठीक है, ये था बच्चों वस्तु के लिए ना, ध्यान रखेंगे वस्तु यानी
जो आपकी वस्तु है। अब मैं फिर रिपीट करूं, वो विज्ञापन वाला जिसके लिए आपने इसे बनाया है, ठीक है, जो फॉल्स जो आपके ऐड होते हैं, अगर बच्चों इन्वेस्टिगेशन होती है ना, और सेंट्रल अथॉरिटी को लगता है कि कोई व्यापारी है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई विज्ञापन करता एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, कोई पब्लिशर है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, तो उसे वो ऐसे विज्ञापन को तुरंत बंद करने का क्या देगा, निर्देश, तुरंत एट प्रेजेंट, ठीक है। और अगर उसे लगता है कि दंड देना चाहिए तो 10 लाख रुपए तक क्या कर सकता है। ये बच्चों ये ऑप्शनल है ना, जरूरी नहीं कि दे, ठीक है, दंड ही नहीं दे सकता, वो बंद करने के लिए बोलेगा। इस एक्ट में लिखा है यदि उसे लगता है, ठीक है, तो वो 10 लाख रुपए तक पेनल्टी लगा सकता है। किस पर, जिसने उसे बनाया है या जिसने इंडोर्समेंट यानी जिसने उसका प्रचार किया है, ठीक है, यानी जो एजेंसी होती है जिसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट एजेंसीज, जो इन चीजों को प्रमोट करती हैं, तो वो भी इक्वली यहाँ पर लायबल होती है और उन पर भी पेनल्टी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दंड है, पर बच्चों ये ऑप्शनल है, मतलब अगर सेंट्रल अथॉरिटी को लगेगा तो देती है, वो 10 लाख रुपए तक है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी वो नहीं मानता सर, जैसे मान लेते हैं कि कोई एड एजेंसी है या कोई इंडोर्समेंट एजेंसी है, वो फिर से कोई गलत विज्ञापन को प्रमोट कर रही है, चाहे उसका वो ऐड हो चाहे ना हो, प्लेटफॉर्म उसका है, 10 लाख रुपए का पेनल्टी लगा, वो नहीं सुधरा, तो अब अगर रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस है तो अब यहां पर 50 लाख रुपए तक क्या है, दंड। ये किस पर है, ये उस विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर और पृष्ठांकन यानी जो इंडोर्स सर है यानी प्रचारक, ये उस पर लगाया जाता है, ठीक है, धारा 21 कहती है, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. और यदि कोई भ्रामक विज्ञापन है ना अगर लगे उसे, तो वो ऐसे एड एजेंसी पर या ऐसे इंडोसर्स पर 1 साल के लिए बैन भी क्या लगा सकता है, ठीक है। जी और अगर सर. फिर करता है तो वो 3 साल तक, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1 साल तक का बैन। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई इंडोर्समेंट एजेंसी है, उसने कोई गलत एड जारी किया, उसको बकायदा कहा गया कि आप एड को बंद करें, वो बंद कर देता है। अगर लगता है सेंट्रल अथॉरिटी को तो वो उस पर पेनल्टी फाइन करती है, और उसके बाद भी लगता है कि खतरनाक है तो वो ऐसी एड एजेंसी को 1 साल के लिए क्या बैन कर सकती है, ठीक है। और अगर वो फिर भी नहीं मानता तो ये बैन 3 साल तक का हो सकता है, यानी यहाँ पर पनिशमेंट है। तो बच्चों ये ऑप्शनल है, आई मीन टू से मिलेगा ये जरूरी नहीं है। और अगर आप नहीं मानते तो ऑलरेडी हमारे पास एक सेक्शन है जहां पर इन दोनों के लिए स्पेशली कारावास है। तो अगेन आई रिपीट, 20 और 21 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी है बच्चों, अथॉरिटी ने अगर डायरेक्शन दिया है, ऑर्डर दिया है, तो आपको मानना पड़ेगा, राइट। हाँ, अगर आप अनसेटिस्फाई है तो यू हैव ना, आपके पास अपील का राइट है, किसी ने मना नहीं किया है, जाइए आप अपील करिए, सही है। और यदि कोई व्यक्ति है, पर्सन, यहां पर वो एड एजेंसी नहीं, कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के गलत विज्ञापन के प्रकाशन में पाया गया पक्षकार, तो बच्चों उस पर 10 लाख रुपए तक का दंड है। ये किस पर है, ये मैन्युफैक्चरर पे नहीं है, ये सेलर पे नहीं है, और न ही ये एंडोर्समेंट एजेंसी पे, ये किसी व्यक्ति पर, इंडिविजुअल, यदि वो इन चीजों के विज्ञापन में इन्वॉल्व है तो लगेगा, तो उसमें 10 लाख रुपए तक क्या है पेनल्टी। अगेन आई रिपीट, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो 10 लाख रुपए है ना। और यहाँ पर इंडोर्समेंट एजेंसी यानी जो विज्ञापन चलाने वाली एजेंसी है उसके लिए है। इसके साथ साथ अगर डबल करता है, फिर से रिपीट करता है, तो ये 50 लाख तक पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई एजेंसी है तो उस पर चाहे तो सेंट्रल अथॉरिटी 1 साल का बैन लगा सकता है, अगर वो फिर भी नहीं मानता तो ये बैन 3 साल का हो सकता है। इसके अलावा यदि और कोई पर्सन है इन सबको छोड़कर जो ऐसे फॉल्स एड में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए 10 लाख रुपए। तो बच्चों पर यहाँ पर जेल या कारावास नहीं है, ध्यान रखेंगे ना, वो आप अलग से पढ़ेंगे। तो ये है 20 और 21, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, क्या है ना, इसमें बच्चे कोई डेमो क्लास नहीं है ये, ठीक है। हाँ, ये कोई डेमो नहीं दे रहा बच्चे, ये आप लोग के लिए पढ़ा रहा, ठीक है। बच्चों लोग को ना हलवा लगता है पढ़ाई। चलिए ठीक है ना, थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ेंगे, है ना। जी सर। हाँ, ठीक, तो ये 20 और 21 हो गया, ठीक है। इनमें से कौन कौन सा याद करना है? सेक्शन 3 से लेकर 9 तक हमने कोड किया था, ठीक है। अभी जो पढ़े बच्चों 14, 16 मतलब करेक्ट वाला ना, और अभी आपने पढ़ा 19, 20 एंड 21, ठीक है। ये आर्टिकल सेक्शन को ध्यान देंगे, ठीक है। 20 और 21 में क्या पावर है किसके पास? सेंट्रल अथॉरिटी के पास, ये आपने देखा। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर दंड तो मिल रहा है पर कारावास नहीं है ना, जेल नहीं हो रही है, ठीक है। वो काम कोई और करेगा, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी काम होता है चीजों को रोकना, ऑर्डर पास करना, डायरेक्शन देना, और अगर कोई उसकी बात को नहीं मानता तो उसके लिए वो पेनल्टी देता है। उसके बाद भी अगर नहीं मानेगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर अलग से हमारे पास पूरा एक चैप्टर जहां पर हम दंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर वहां पर जो कारावास भी है, ठीक है, जेल हो जाएगी फिर आपको। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या चीज है, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये कंज्यूमर को कोई कंपनसेशन नहीं दिलाता, ठीक है। ये काम नहीं है इसका, ठीक है। इसलिए अगर आपको वो चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा कमीशन में, ठीक है, यानी आयोग कहते हैं उसको। और फिर वो 3 लेवल पे है। ये तो ओपन केस था जहां पर सेंट्रल अथॉरिटी को ये मालूम चलता है कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं, तो उसे अपने बिहाफ पर रोकता है और पेनल्टी भी देता है, ठीक है। अगर आपको कंपनसेशन चाहिए, है ना, मतलब, है ना, अगर उसकी आप मांग करते हैं तो बच्चों फिर यहाँ पर क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। अब मतलब धोखा हो गया आपके साथ, गलत हो गया है, ठीक है, नहीं रोक पाए हम, फाइन। एज अ कंज्यूमर मेरे राइट्स कहते हैं। अब क्या कहते हैं, सी, यहां तक हो गया। हाँ बच्चों, अपील पढ़ा देता हूं आपको। अपील का अधिकार भी आपके पास, ठीक है। अगर सेंट्रल अथॉरिटी ने आपके अगेंस्ट कोई आदेश दिया है, तो हो सकता है बच्चों आपके बिल्कुल अधिकार है, तो आप ऐसे आदेश के, ठीक है, 30 दिन के भीतर, ठीक है, सेंट्रल कमीशन या नेशनल कमीशन, इसे हिंदी में कहते हैं क्या, राष्ट्रीय आयोग में आप अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज, 20 और 21 दोनों के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आपको मैंने ऑर्डर दिया अथॉरिटी ने कि आप अपने माल को डंप कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं, आपका ये अधिकार है। आप जाइए, कहाँ जाएंगे? न्यायालय नहीं जाएंगे, आप कोर्ट नहीं जाएंगे। सेक्शन 24 क्लियर कहता है कि आप अपील करेंगे टू द नेशनल कमीशन। अभी पढ़ाऊंगा बच्चों, 3 कमीशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, अर्थात जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। पहले के एक्ट में इसे ही हम फोरम कहते थे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड द नेशनल फोरम। अब उसको फोरम की जगह पर हमने कमीशन या आयोग का नाम दिया, चीजें कुछ लगभग वैसी ही हैं, ठीक है। तो सेंट्रल अथॉरिटी जांच कर सकता है, आपने देखा, चूंकि वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है और अपने बिहाफ पर उन चीजों को रोकने के लिए एफर्ट लगा सकता है, दंड भी दे देता है वो, ठीक है। पर बच्चों ये कमीशन नहीं है, सिर्फ अथॉरिटी है, जितना सौंपा गया है वो उतना ही करती है। और यहाँ पर रोल ऑफ कलेक्टर, अगर ये बच्चे मेंस होता तो लिखने आता आपको, ठीक है। और घबराए मत, पेपर 7 में ये है, ठीक है। तो जब कभी भी आप प्री पास करेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है, 5 महीने बाद, 10 महीने बाद, तो भी ये काम आएगा, ठीक है। फिलहाल आपसे बात करेंगे क्या, 24 वेरी इंपॉर्टेंट, अपील। मैं बताया ना बच्चों, आपको कल पूरे पेज में एक जगह पर लिख के दिखाऊंगा कि याद कैसे करते हैं, ठीक है, कहां से अपील कहां होगी। अभी पहले पढ़ तो ले। 25 किसी काम का नहीं। 26 देखो, जो कोई भी अथॉरिटी होती है तो उसे अपने खर्चे के लिए फंड चाहिए, राइट। तो ये फंड यस देती सर। सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो अगर फंड दिया जाएगा बच्चों तो इसका ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। तो 26 बताता है इसका ऑडिट, और इसका ऑडिट करेगा सीएजी, क्योंकि आप सब पीएससी के अभ्यर्थी, यू नो वेरी वेल। ठीक, अब बच्चों सेंट्रल अथॉरिटी है तो इसकी पूरी ऑडिट कौन करेगा? सीएजी, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बस इतना ही पढ़ना है, बाकी जो भी लिखा है फालतू से, ठीक है। तो 24 में अपील 30 दिन के भीतर टू नेशनल कमीशन। 25 में आपका ग्रांट है पैसा, और 26 में उसका ऑडिट है। कौन करेगा ऑडिट? तो ये पूछ सकता है परीक्षा में कि केंद्रीय प्राधिकरण को दिया गया जो ग्रांट है पैसे, उसकी ऑडिट कौन करता है? तो सीएजी ऑब्वियसली वही करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब आते हैं सीधा जिसके लिए एक्ट बना है, जिसके लिए आप और हम पढ़ रहे बच्चे, वो है कि सर कंप्लेन फाइल करने के लिए अब हम कहाँ जाए। ये तो हो गया अथॉरिटी की बात। तो बच्चों अब इस पर हमने 3 स्तर पर हमने 3 प्रकार के आयोग या कमीशन बनाए। इसको कॉपी में मैं लिख देता हूं, देखना ना, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। एक्ट सेंट्रल अथॉरिटी कंपनसेशन नहीं दिलाएगी आपको, ठीक है। मतलब आप बोलेंगे ना सर मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, धोखा हुआ है, वो नहीं करेगी, ठीक है। ठीक, वो Yes, आपको sir. जो आपने पैसे दिए होंगे वो वापस मिल सकता है आपको, उस कंपनी पर या वो जो उस पर वो पेनल्टी फाइन कर सकती है, ठीक है। कंज्यूमर के राइट्स के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगी, हाँ इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इंक्वायरी। उसके लिए हमने बनाया है क्या? 3 कमीशन, ठीक है। ध्यान देंगे, सबसे पहले आएगा बच्चों जिला कमीशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। फिर आएगा आपका स्टेट, नहीं इसका पूरा पढ़ेंगे, ये तो पूरा चैप्टर है हमारा, इसका स्ट्रक्चर, इसके रिक्रूटमेंट सब पढ़ेंगे। जिला, राज्य और क्या बच्चों? राष्ट्रीय, है ना, यानी नेशनल कमीशन। इसे ही पहले फोरम कहते थे, ठीक है। अभी इसको नाम क्या कर दिया हमने? कमीशन कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिला आयोग। अब क्वेश्चन ये बच्चों कि सर ये हायरार्की है, मतलब है ना, जिला में जाएंगे देन राज्य देन, ये हायरार्की। उसके अलावा एक चीज और भी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर कोई मामला 1 करोड़ या उससे कम का है, ठीक है, यानी 1 करोड़ तक लिख देता हूं, समझ जाएंगे आप, ठीक है। यानी यहां पर जो नुकसान है वो कितने तक का है? 1 करोड़ तक का है, ठीक। तो आप कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर ये 1 करोड़ से मतलब ऊपर 10 करोड़ तक है, तो आप जाएंगे राज्य में। और अगर 10 करोड़ या उससे क्या है, अधिक है, तो आप सीधा जा सकते हैं कहां पर? नेशनल में। ये हायरार्की फॉलो नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये है ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिस कमीशन। तो ये तो अपने को बिना सेक्शन याद कर लेना है। पहले बच्चों ये ना 20 लाख रुपए तक, ठीक है। तो जमाना बदल गया, 86 अलग है, 2019 अलग है, तो इसको अब बढ़ा के हमने कर दिया 1 करोड़ तक। तो यदि कोई कंप्लेन 1 करोड़ तक की धनराशि के लिए है, तक के लिए ना, तो वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट में। 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक तो स्टेट में, 10 करोड़ से अधिक हो जाएगा आपका नेशनल। हाँ, इसके अलावा ये हायरार्की भी है, मींस, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ठीक है। तो ये आपको धनराशि याद कर लेना है, अमाउंट, ठीक है। और इसके अलावा हायरार्की मतलब ये एक क्रम भी है ना। जैसे कि मान लेता हूं कि आप जिला आयोग गए एज अ कंज्यूमर या एज अ ऑपोजिट पार्टी, यू नो ऑपोजिट पार्टी बच्चों। अब यहाँ पर आप उसे का नाम घसीटेंगे ना जिसने आपके साथ धोखा किया है। एक को कहेंगे हम कंप्लेनेंट और एक को कहेंगे हम विपक्षी पक्षकार, यानी ऑपोजिट पार्टी, ठीक है। तो मान लीजिए कि एज अ कंज्यूमर मैं गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, है ना, और मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, उनका भी अपना रहता है सब कुछ। और माना कि जो ऑपोजिट पार्टी है, मतलब जिसके अगेंस्ट मैंने कंप्लेन फाइल की, वो हार गया, एवं से उसको पेनल्टी लगाया गया है। अब क्या करें? तो बच्चों उसके पास अपील का अधिकार है। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे कॉपी में। तो डिस्ट्रिक्ट आयोग के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं स्टेट में विद इन 45 डेज। अगेन आई रिपीट, कितना डेज? अभी मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन 30, ये सेक्शन भी है, पर अपने को पढ़ने से पहले कुछ याद भी हो जाए। तो जिला आयोग के अगेंस्ट जो भी है, मेरे ख्याल से बच्चों ये ऑब्वियसली कि ये ऑपोजिट पार्टी होती है जिसको आपने कंप्लेन किसके अगेंस्ट किया है। तो
तो ऑपोजिट पार्टी अगर चाहती है अपील करना तो विद इन 45 डेज वो स्टेट कमीशन में अपील कर सकती है। क्लियर? अगर आप राज्य आयोग में गए हैं और यहां से हारे तो आप अपील करेंगे टू द नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा डेज का उठा है ना, कितना दिन? 30 डेज। और अगर आप राष्ट्रीय आयोग गए हैं, ये बच्चों ये लाइन से अपील नहीं होती ना, ठीक है? ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट गए तो राज्य खत्म, दोबारा अपील नहीं होगी। जैसे कि आप नेशनल के, जैसे माना कि 10 करोड़ के ऊपर का केस था, मैंने नेशनल कमीशन में लगाया, जिसके खिलाफ लगाया, अब वो चाहे तो ध्यान देंगे, अब वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। समझ आई बात? यस सर। बच्चों इसका मतलब ये नहीं है ना कि लगातार जाएगा वो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से हारे तो राज्य ही जाओगे, कहानी खत्म। अपील का मतलब होता है उसका निर्णय अंतिम होता है, कोर्ट नहीं जाने मिलेगा। ठीक है? कोर्ट कब जा सकते हो? जब अपील नेशनल लेवल पे हुई है, ठीक है, ये सॉरी जब वहां से कोई डिसीजन आया है। और अगर आपको अब अपील करनी है अगेंस्ट द नेशनल कमीशन तो फिर यहाँ पर बच्चों सेक्शन कहता है कि आप जा सकते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट नहीं। इस एक्ट को बनाने के पीछे का लॉजिक भी यही था कि न्यायालय के चक्कर से आप दूर रहें। और ये जो कमीशन है बच्चों, ये अपने आप में एक कोर्ट की तरह ही काम करता है। ठीक है? तो ये इस पेज को अपन याद कर लेंगे, क्योंकि सेक्शन पूछे जरूरी नहीं है, कंटेंट पूछता है हमारा व्यापक। ठीक है? तो पूछेगा भाई कि जिला आयोग में जो अधिकारिता है, मतलब जुडिक्शन है, कितने रुपए तक है? तो 1 करोड़ रुपए तक। अगर जिला आयोग से कोई व्यक्ति व्यथित है, मतलब अनसेटिस्फाई है, तो वो कहाँ अपील करेगा? स्टेट में विद इन 45 डेज। ऐसा याद कर लेंगे। अगर मामला 1 करोड़ से लेकर कहां तक है? 10 करोड़, तो वो फाइल करेगा स्टेट में। अगर वो हार जाता है तो वो अपील करेगा कहां पर? नेशनल में 30 डेज में। नेशनल कमीशन में अगर केस वो हार जाता है, मतलब अनसेटिस्फाई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है विद इन 30 डेज। तो ये एक पूरा क्रम बना लिया। इसके अलावा और भी ज्यूरिडिक्शन है बच्चों। ठीक है? ये होते हैं। अब ये क्या होंगे? यही आपको पढ़ना है पूरा, है ना? द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, देयर प्रोसीजर। बच्चों वहां पर टाइम कम है, ठीक है? तो मैं कल आपको 2 टाइम लेना पड़ेगा मेरे को, मतलब डे में भी और क्या नाइट में भी। तो मैं आप जितने बच्चे भी कांटेक्ट में हैं, जो सभी लगभग मेरे बच्चे बचे हैं बस, बाकी तो सागर लो चले गए। ठीक है? तो समीर लो तो बचे नहीं है। तो विनय, विकास, वंदना, तनु, है ना? विनय का नंबर तो है मेरे पास, विकास, वंदना का नंबर भी, तनु। जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में नहीं है ना, तुरंत भेजना अपना नंबर। ये आदित्य और सुभाष, तुमने फॉर्म भरे हो फूड इंस्पेक्टर का? है नहीं? कि रेंचो बने हुए हो? है आदित्य? हाँ सर, डाले हैं। अच्छा, फूड इंस्पेक्टर का फॉर्म डाले। चलो। और सुभाष आप? हाँ हाँ मैं भी डाला हूँ। बस 5 मिनट छोड़ दूंगा, नेक्स्ट क्लास से ना सबको टैली कर दिए। एक कॉलिंग और ये लो, मेरे नंबर से है 14 5 रायगढ़। भेज दी, रायगढ़ वाले भेज दी ना? चलिए बच्चों, है ना? अब मैं आपको रोकूंगा, ठीक है? क्योंकि पर याद ना बोल मेरा पानी क्यों पियेंगे। ठीक है? तो कल मैं आपको 2 क्लास खींचूंगा, ठीक है? तब ये कंप्लीट हो पाएगा। क्या है बच्चों, पहला दिन है ना, तो बच्चे भागते भी हैं, जानते तो समीर होते हैं, समीर हवा का झोंका बोलते हैं। यहाँ तक समझ आया? ये हो जाएगा। 2 घंटे क्लास, 2.5 घंटे को रहेगी एक्चुअली। मेरी तुरंत एक क्लास और है, आज डेमो सेशन है ना, डेमो देना है पीएससी का, इसलिए। ठीक है? तो कल अपन क्लास को करेंगे 6 बजे, चलेगा सबको? यस सर। जी सर। तो 6 to 8:15। ठीक है? तो ये कल पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है? फ्राइडे सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसी के आगे मॉर्निंग का देखते हैं अभी थोड़ा बच्चे क्या पढ़ते रहते हैं, इवनिंग कर पाएंगे अभी। ठीक है? तो 2.5 घंटा का खींचते हैं। अब 1.5 घंटा पढ़ के इतना ही हुआ। और लिंक, यही लिंक रहेगा तनु, है ना? लिंक सेम रहेगा, इसी लिंक से ही आना है।
टाइमिंग के लिए मेरे को कांटेक्ट करिएगा तो बताऊंगा। फिलहाल आज भी तो बता दिया 6 बजे, कोई भरोसा नहीं कि ये 5 बजे हो जाए। यस सर। तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, सर। मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बच्चों।